जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो जी, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भैया विलन, जिसे इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, इस चैप्टर के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको इन दिस वीडियो क्लियर कराने वाला हूं। सो आज का ये वीडियो आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये जो चैप्टर है ना, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। बिकॉज भैया इस चैप्टर से काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव बोलो चाहे सब्जेक्टिव बोलो, ठीक है, आपके काफी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से करे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, राइट। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। वीडियो को लाइक नहीं करा, प्लीज वीडियो को फटाक से लाइक कर दो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि सब के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो दोस्तों आज के इस क्लास में काफी सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो कि थोड़े बहुत न्यूमेरिकल पे भी बेस्ड होंगे, ठीक है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा आप सभी, ओके। और हो सकता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बने, काफ़ी ज़्यादा नहीं, लेकिन आई थिंक 1 घंटा के आसपास हो सकता है वीडियो जाए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंक्लूड है इसके अंदर, राइट। और मैं बिल्कुल ऐसा कोशिश करूंगा कि भैया जितने कम टाइम में हो सके, जितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को मैं आप सभी को समझा सकूँ, ओके। सो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, देखो जी, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और देख सकते हो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस छोड़ रखी है, बिकॉज मैं करने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन। ऑल राइट जी, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भैया देखो, पहली चीज़ तो ये एनर्जी की कमी मत होने दो, ठीक है। आप सभी फुल एनर्जी लाओ आप सभी अपने अंदर, ठीक है। पानी नहीं पियो, पानी पी के बैठ जाओ भाई, लेकिन आराम से इस वीडियो को देखो, एंड तक देखना, काफ़ी कुछ सीख के जाने वाला हो यहाँ से, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, ठीक है। मैं बोलता हूँ घोल इन द सेंस कि भैया विलन, ठीक है। यूँ कह सकते हो कि 234.2 ग्राम विलन के घोल में भैया 34.2 ग्राम चीनी है, ओके। विलन का मोलर सांद्रण क्या होगा, आपको विलन का मोलर सांद्रण, दैट मीन्स कि मोल लता आपको फाइंड करना है। तो मोल लता आप लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, मैं आपको चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गिवन में लिख लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे दी हुई है यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले पता चल रहा है कि भैया हमारा जो विलन का भार है, टोटल विलन का जो भार है वो है भैया 234.2 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विलन का द्रव्यमान, और मैं वो करता हूँ स्पेस बचाने के कारण, बिकॉज चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाती है ना, जैसे ही मैं कट करूंगा तो चीज़ें वो कट हो जाती है और स्पेस की थोड़ी बहुत इशू हो जाती है, और इसको मैं इंप्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। और आई विल ट्राई कि मैं पेन टाइप पे प्रॉपर जो है वो फेस के साथ मैं आपको पढ़ाऊँ। तो बस थोड़ा दिन और इंतजार कर लो, चीज़ें हो जाएगी सही थोड़ी देर में, ठीक है। बाकी मैं समझाता हूँ आपको सही तरीके से किस तरीके से क्या करनी है आपको। तो सबसे पहले विलन का जो मास दिया हुआ है, विलन का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 234.2 ग्राम। तो अगर मैं विलन के द्रव्यमान को मैं डब्ल्यू से डिनोट कर लूँ, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है जी, कैपिटल डब्ल्यू है हमारा विलन का द्रव्यमान, जो कि मुझे दिया है 234.2 ग्राम, राइट। 234.2 ग्राम दिया हुआ है, ओके। अब भैया चीनी, चीनी का वेट कितना है, तो 34.2 ग्राम। तो चीनी क्या है, अगर मान लो चीनी के घोल में, अगर भैया चीनी के घोल में चीनी क्या हुआ, फिर जब पानी हमारा क्या होता है, एज अ विलायक, एज अ सॉल्वेंट उसको लेते हैं, ठीक है। तो भैया विलन में जब हमारा चीनी घुला हुआ है तो वो विलय के भांति काम करेगा, राइट। वो हमारा विलय हुआ ना, तो चीनी हमारा क्या हो गया, विलय हो गया। तो सॉल्यूट, इंग्लिश में उसे सॉल्यूट बोलते हैं। तो विलय का जो मास हुआ, विलय का जो द्रव्यमान हुआ, वो यहाँ पे दिया हुआ है 34.2 ग्राम। तो भैया जो भी हमारा विलय है चीनी, उसका जो द्रव्यमान हुआ वो हुआ 34.2 ग्राम। तो भैया इसे मैं स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट कर लेता हूं, बिकॉज कैपिटल डब्ल्यू से मैंने क्या कर रखा, पूरे विलन के द्रव्यमान को डिनोट करके रखा है, ठीक है। तो जो हमारा स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 34.2 ग्राम, राइट। मैं आपको बोलूंगा चीनी के घोल में जो विलायक होगा वो क्या होगा, पानी होगा। सिंपल सी बात है, चीनी को तुम कहाँ घोलोगे, पानी के अंदर ही तो घोलने वाले हो, ठीक है, ओके। तो भैया जो हमारा चीनी हो गया उसका द्रव्यमान हमको पता चल गया, और जो हमारा विलयन है टोटल उसका हमको द्रव्यमान पता चल गया। तो तुम यहां से विलायक का द्रव्यमान पता नहीं कर सकते, विलायक हमारा पानी है, ये भैया टोटल विलयन है। इससे अगर तुम इसको घटा दोगे तो तुम्हें विलायक का जो मास है ना वो पता चल जाने वाला है। काफी इजी सा लॉजिक है भाई, वैसा बड़ा नहीं कि हाँ भैया यहाँ पे रॉकेट साइंस है। सिंपल सी बात है भैया, मान लो कोई एक विलन है, ठीक है, विलन है मान लो 500 लीटर का। अगर तुमसे बोला जाए कि भाई इसमें 100 ग्राम चीनी है, ठीक है, 100 ग्राम चीनी है, तो तुम फाइंड नहीं कर लोगे क्या, उस टोटल विलियन में से चीनी की मात्रा को घटा लो, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भैया एक्चुअल में पानी की मात्रा कितनी है, समझ रहे हो। तो वही चीज, टोटल विलियन का आपका भार दिया हुआ है, चीनी का भार भी आपको पता है। अब भैया घटा के विलायक का भार निकालो, दैट मीन्स कि जो पानी के भांति हमारा विलायक यहाँ पे, सॉरी
जो विलायक काम कर रहा है पानी, सॉरी यार, जो पानी काम कर रहा है विलायक के भांति, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। तो जब इससे तुम एक घटाओगे यानी कि 234.2 ग्राम में से आप 34.2 ग्राम को जैसे ही माइनस करोगे तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो आएगा भैया कितना, 200 ग्राम। 200 ग्राम, बिल्कुल 200 ग्राम आने वाला है। 234 में से 234.2 में से 34.2 चला जाएगा तो भैया सिंपल सी बात है 200 ग्राम बचने वाला है। तो जो विलायक का द्रव्यमान है उसे अगर मैं डब्ल्यू डैश से डिनोट कर लूँ, ठीक है, डब्ल्यू डैश से, तो वो भैया हमारे पास आ गया 2 ग्राम। तो भैया अब हमें हर एक चीज पता चल गई है। दैट मीन्स क्या कि हमारा जो टोटल विलयन है उसका क्या भार है, ठीक है, हमारा जो विलय है उसका क्या भार है, हमारा जो विलायक है उसका क्या भार है। तो भैया वो हर एक चीज हमें आइडिया लग गई है, पता हो गई है। अब देखो हमको चाहिए क्या, अब हमको फाइंड करना है मोल लता, ठीक है। अब जब हमको मोल लता फाइंड करना है, सिंपल सा बात को समझिएगा, जब हमको मोल लता पता करना है भैया, तो मोल लता पता करने के लिए यहाँ पे जो चीनी है जो कि विलय के भांति काम कर रहा है, तो इसके मोलों की जो संख्या होगी ना वो हमें पता होनी चाहिए। और मोल की संख्या हमें कैसे पता चलेगी, जब इसका अनुभार हमें पता होगा, राइट। तो चीनी का जो हमारा सबसे पहले फॉर्मूला की अगर मैं बात कर लूँ, तो जो हमारा चीनी होता है, ठीक है, मैं चीनी क्या मैं सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल जैसे भी हो, लेकिन क्वेश्चन में तो इस साइड से, बट कोई नहीं, चीज़ों को वो गौर मत करना, ठीक है। चीनी का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है, याद रख लो आप सभी, वो होता है C12H22O11, और इसका जो अनुभार होता है, वो होता है 342, ठीक है, 342 ग्राम प्रति मोल, राइट। ये इसका अनुभार होता है। अब भैया आपको चीनी का अनुभार पता चल गया, चीनी का जो एक्चुअल भार है वो आपको पता चल गया, तो भैया तुम क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो चीनी की मोलों की संख्या। अगर मैं चीनी की मोलों की संख्या को अगर मैं स्मॉल एन से दिखा दूं, ठीक है, ये क्या है, चीनी की मोलों की संख्या है, ओके। अब यहाँ पे पता करो कि चीनी का द्रव्यमान क्या है, तो चीनी का द्रव्यमान है 34.2 ग्राम, तो 34.2 ग्राम चीनी का द्रव्यमान हुआ, राइट। और भैया चीनी का अनुभार कितना है, तो यहाँ पे देखो चीनी का जो अनुभार होता है वो होता है 342 ग्राम प्रति मोल, ठीक है, क्या होता है 342, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 342। अब भैया अगर आप इनका कैलकुलेशन करोगे, सिंपल था कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, तो जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया 0.1 मोल, ठीक है, क्या हुआ 0.1 मोल, यहाँ पे जो मोल की संख्या है, जो नंबर ऑफ मोल है चीनी का, वो यहाँ से आपको मिल गया। अब भैया जब मोल की संख्या आपको पता चल गया तो आप इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि मोल लता क्या होने वाली है, ठीक है। हम मोल लता का क्या फॉर्मूला होता है, यही तो होता है कि विलय की मोलों की संख्या, तो विलय की मोलों की संख्या हमें अभी निकल लिया हमने। अब विलायक का भार, अब विलायक का भार हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉरी ये नहीं है ना, डब्ल्यू डैश है हमारा विलायक का भार, जो कि हमारा 200 ग्राम है, तो इजिली हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। तो चीज़ें हमें बस यही दो वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, जो कि हमें पता चल गई, विलायक की भार, ठीक है, और एक जो हमारा है विलय की मोलों की संख्या। अब आइए जो भी हमारा मोल लता का फॉर्मूला होता है उस पे बेस्ड हम लोग इसको बस पुट करते हैं और वैल्यू को फाइंड करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ओके जी, तो भैया जो हमारा मोल लता होता है, ठीक है, जो हमारा मोल लता होता है, एक मिनट मैं सही से लिख दे रहा हूँ चीज़ों को, तो भैया हमारा जो मोल लता होता है, ठीक है, मोल लता का जो सूत्र होता है वो भैया क्या होता है, तो भैया विलय की मोलों की संख्या, ठीक है, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मोलों की संख्या, मोलो ऑफ नंबर, ठीक है, समझ जाना कि मोलों की संख्या की बात कर रहा है। अब भैया विलायक का भार, ठीक है, विलायक का भार। अब चीज़ों को ध्यान से समझो आप सभी, यहाँ पे ये जो चीज़ें होती है वो होती है केजी में, किस में होती है, केजी में होती है। और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में करे जाते हैं कि भैया जो मोल लता होता है उसको हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, हमेशा ध्यान रखना केजी में, ठीक है, किस चीज़ में, केजी में। तो भैया ये चीज़ होगी हमारी केजी में, राइट, किस चीज़ में होगी जी, केजी में होगी, बहुत अच्छी बात। अब भैया विलय की मोलों की संख्या हमने फाइंड करा था, वो चीज़ मुझे क्या मिला था, 0.1 मिला था, ठीक है, 0.1 ग्राम प्रति मोल मिला था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.1, ठीक है। अच्छा 0.1 नहीं लग रहा क्या, चलो अब प्रॉपर लग रहा है 0.1, ओके। अब भैया विलायक का जो भार हमने फाइंड करा था, कैसे, इससे मैंने घटा दिया था, यानी कि विलन में से जब हम जो विलय की मात्रा है उसको हम लोग घटा देंगे तो फाइनल तौर पे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में विलायक की भार क्या है। तो भैया विलायक का भार जो हमारा आया था वो आया था 200 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है। तो कुछ हमारा इस तरीके से। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया हमें चाहिए होती है केजी में, क्या चाहिए होती है, केजी में, लेकिन ये जो 200 आया था वो हमारा आया था किस चीज़ में, ग्राम में,
ठीक है। तो बटा में तुम 1000 करोगे जो कि ऊपर चला जाएगा, जैसे ही बटा में 1000 तुम करोगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सभी जानते होगे, फर्स्ट एंड लास्ट होता है, सेकंड एंड थर्ड होता है, ठीक है। तो भैया जो 1000 होगा वो हमारा ऊपर चला जाने वाला है। 20 से 20 आप सभी कट कर दीजिए, 2 से 1 कट जाएगा आपका 5 बार में। अब जब 0.1 से आप 5 में गुना करोगे, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा भैया 0.5 मोलल, बिकॉज आप मोल लता फाइंड कर रहे हो। तो 0.5 मोलल आपका जो आंसर है वो आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं भैया कौन से ऑप्शन में ए आंसर मुझे दिख रहा है। 0.1 गलत है, 2.0 गलत है, 3.0, 4.0, लो भैया ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं। तो ध्यान देना, ऑप्शन में यहाँ पे जो भी है बाय डिफॉल्ट चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया 0.5 मोलल। क्या होगा? 0.5 मोलल। ओके जी, सो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भैया ये जो पहला नंबर क्वेश्चन था इसमें ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा चल गया, बट कोई बात नहीं, हम लोग चीज़ों को हर एक चीज़ को डीप पे समझे हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी विलयन की शांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सी विधि तापक्रम पर निर्भर नहीं करती है? तो वो है भैया मोल लता, इसे इंग्लिश में मोलालिटी कहते हैं, ठीक है। अब भैया ताप को तुम बढ़ाओ, ताप को तुम घटाओ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों सुनो, टेम्परेचर को तुम इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को तुम डिक्रीज करोगे, बाय डिफॉल्ट मोल लता पे मोलालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ओके जी, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? थर्ड नंबर, ये भी एक छोटे से न्यूमेरिकल है, चीज़ों को समझने की प्रॉपर तरीके से हम लोग कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि केन शुगर का अनुभार, केन वहाँ पे गलत से लिखा गया है बट कोई नहीं, शुगर का जो अनुभार होता है वो 342, अभी हमने ऊपर में फाइंड भी करा था, ठीक है। ये चीज़ आपको दे रखी है ब्रैकेट में करके कि भैया जो शुगर होता है उसका अनुभार होता है 342, ठीक है। उसके 5% एक घोल एक्स पदार्थ के साथ 1% घोल आइसोटोनिक है, घोल पदार्थ एक्स का अनुभार है। देखो आइसोटोनिक को हिंदी में कहते हैं समपराशरी विलयन, राइट। समपराशरी विलयन, वैसा विलयन जिसका क्या हो, पराशरणी दाब जो है ना वो समान हो, उसे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन या फिर हिंदी में समपराशरी विलयन कहते हैं। ओके, अब भैया अगर बात करें हम लोग शुगर के लिए, तो शुगर का जो हमारा वेट दे रखा है वो दे रखा है कितना? 5% या फिर 5 ग्राम कह लो। तो W1 मतलब मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक्स पदार्थ हमारा और है ना, तो भैया हम शुगर के लिए इधर लिखेंगे चीज़ों को, और भैया जो हमारा एक्स पदार्थ है उसके लिए इधर लिखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो भैया जो हमारा शुगर है उसका जो भार है बेसिकली वो दिया है हमारा 5 ग्राम, राइट। और इसका जो अनुभार है अगर मैं उसे M1 से दिखा दूं तो वो है दिया है भैया 342 ग्राम। ओके, तो इतनी चीज़ें हमारे पास दी हुई है। ये हो गया तो शुगर के लिए, शुगर के लिए ये चीज़ हो गई। ओके, अब भैया एक्स पदार्थ, एक्स कोई है, ठीक है, एक्स नाम का कोई हमारे पास एक और पदार्थ है। अब उसके लिए अगर मैं बात करूँ, ये तो चीज़ें हो गई हमारी शुगर के लिए, राइट, ये चीज़ें हमारे हो गई शुगर के लिए। अगर एक्स के लिए मैं बात करूँ तो एक्स के लिए इसका जो भैया भार होगा उसे मैं W2 से दिखा दूंगा, और भैया M1 जो कि हमारा अणुभार है तो इसका अणुभार को हम M2 मान लेते हैं, ठीक है। तो भैया इसका जो भार है वो दिया हुआ है 1 ग्राम, ओके, 1% घोल आइसोटोनिक है। अब आपको फाइंड करना है एक्स का जो अणुभार होगा उस चीज को, ठीक है। भैया समपराशरी विलयन में क्या होता है? अगर ये दोनों विलयन जब समपराशरी हैं तो समपराशरी के केस में क्या होता है कि भैया जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो परासरणी दाब होता है, वो दोनों विलयन का समान होता है। दैट मीन्स कि परासरणी दाब को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, तो पाई 1 बराबर पाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों का जो परासरणी दाब होता है वो भैया क्या होता है? समान होता है। अब इसके बराबर फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है भैया? W अपॉन में M1, राइट, W अपॉन में M1 बराबर का W2 अपॉन में M1। अब भैया देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला तो वैसे W अपॉन में M होता है। W का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल में पदार्थ का भार है, और जो M होता है, ठीक है, M क्या होता है भैया? अनुभार होता है। तो दो पदार्थ हैं यहाँ पे, दोनों पदार्थ बोला जा रहा है कि ये क्या है? आइसोटोनिक विलयन है, मतलब कि समपराशरी विलयन है। तो दोनों का परासरणी दाब जो है वो समान होना चाहिए। परासरणी दाब समान मतलब पाई 1 की जो वैल्यू है, मतलब पाई 1 बराबर पाई 2 होगी, ठीक है। अगर मान लो इसका परासरणी दाब पाई 2 है, इसका परासरणी दाब पाई 1 है, ठीक है, तो दोनों क्या होगी? आपस में बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि परासरणी दाब सेम होती है आइसोटोनिक विलयन की। ओके, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है भैया। अब W1 का वैल्यू आपको पता है क्या है? 5 ग्राम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चीज़ों को वापस से, ठीक है। क्या था हमारा फॉर्मूला था कुछ इस तरीके से, W1 अपॉन में M1, W2 अपॉन में M2। ये जो डेटा है ना भैया, ये शुगर के लिए है, ये जो डेटा है वो है भैया एक्स पदार्थ के लिए, ठीक है। ओके जी, अब भैया W1 का वैल्यू हमें पता है कितना? 5 ग्राम मैंने यहाँ पे लिख दिया। M1 इसका जो अनुभार है वो दिया हुआ है 342,
ठीक है। उसी तरीके से जो W2 है, W2 क्या है, 1 है, और M2 का जो वैल्यू है वो है भैया आपको फाइंड करना है। तो काफ़ी इजी सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे फाइंड करके बता दोगे, ठीक है। या फिर यूँ कह लो कि जब M2 आपको फाइंड करना है, M2 जब आप फाइंड करोगे, ए जब पलटेगा तो ए भी आपका पलट जाएगा, दैट मीन्स कि 342/5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब M2 फाइंड करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 342/5 आ जाएगा। काटोगे आप, पता चलेगा 68.4 आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, 68.4 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नहीं भैया बी में है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आई होप कि आप सभी को ए न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना नहीं था। दो आपके पास क्या दिए हुए थे भैया, पदार्थ दिए हुए थे, जिसमें से एक शुगर था और एक हमारा एक्स नाम का कोई पदार्थ था, ठीक है। अब भैया इसका भार और अनुभार दोनों आपको दिया हुआ था, इसका केवल भार दिया हुआ था और अनुभार आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया कोई भी आइसोटोनिक विलयन, इसे अगर हिंदी में बोला जाए तो बोलते हैं समपराशरी विलयन, और नाम से ही पता चल रहा है कि भैया दोनों विलयन का जो पराश्रेणी दाब होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट को मैंने यूज करा, दोनों का जो भी पराश्रेणी दाब होता है वो मैंने इक्वल कर दिया, और वहां से M2 की जो भी वैल्यू है, ठीक है, जो भी हमारा अनुभार होगा एक्स पदार्थ का, वो मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया। ओके, तो काफ़ी कुछ उतना बड़ा कॉन्सेप्ट था नहीं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया होगा तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ये भी एक न्यूमेरिकल है, काफ़ी हार्ड नहीं है बट इजी है, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा आप सभी। किसी विलयन के 200 ml में, ठीक है, कोई एक विलयन है, कितना ml का, 200 ml का, ओके, उसके दो, उसमें क्या है भैया, 2 ग्राम NaOH घुला है। अब NaOH यहाँ पे क्या हो गया भैया, विलय हो गया, क्या हो गया, विलय हो गया। तो भैया आपको विलयन की मोलरता फाइंड करनी है। देखो मोलरता को कभी व्यक्त किया जाता है तो भैया लीटर में, किस चीज़ में, लीटर में, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्या होता है, मोललता होता है, उसे भैया हम लोग किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, केजी में, ठीक है। तो आइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी मज़ेदार सा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे थोड़ी स्पेस चाहिए थी मेरे को, बट बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें नहीं हो पाई, तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि भैया यहीं पे जितने सारी चीज़ें हो जाए समझ लिए अच्छी तरीके से। तो भैया ये तो आपको पता चल गया कि जो हमारा NaOH है, ठीक है, NaOH यहाँ पे क्या कर रहा है, विलय के भांति काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं चीज़ों को इस तरीके से दिखा देता हूँ कि हाँ भैया ये काम कर रहा है हमारा विलय के भांति। अब विलय का जो भार दिया है वो दिया है 2 ग्राम, विलय का क्या भार दिया है, 2 ग्राम दिया है जी। अब इसका अनुभार आपको निकालना है, तो भैया NaOH का जो अनुभार होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, NaOH का जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमेशा याद रखना 40 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 ग्राम प्रति मोल होता है। अब भैया आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि भैया ऊपर में विलय का जो भार दिया है उसको रख लो और नीचे में विलय का जो अनुभार है उसको रख लो। तो विलय का भार हमारा यहाँ पे देखो आप सभी 2 ग्राम है, ठीक है, और भैया विलय का जो अनुभार है जो हमने यहाँ पे निकाला 40 ग्राम प्रति मोल, इसे भैया पुट कर दो। अब जब इसे करोगे तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो आएगा भैया 0.05, ठीक है। अब क्या आएगा, 0.05 आएगा। ऑल राइट, अब भैया आपको एक चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन जो है उसकी आपको वॉल्यूम फाइंड करनी पड़ेगी, दैट मीन्स कि सॉल्यूशन का जो आयतन होता है वो चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। वैसे तो सॉल्यूशन हमारा 200 ml दिया हुआ है, राइट, 200 ml दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि जो आपका मोलरता होता है उसे हम लोग लीटर में व्यक्त करते हैं, तो काफ़ी अच्छा होगा कि भैया इसे लीटर में हम लोग यहीं पर कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो भैया वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, चीज़ों को समझ जाना आप सभी। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जो कि भैया 200 ml दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 200 ml, और इसे जब आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये भैया हो जाएगा 0.2 लीटर, क्या हो जाएगा, 0.2 लीटर हो जाएगी हमारी चीज़ें। ओके, अब भैया मोलरता आप इसलिए फाइंड कर सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स कि जो विलय की मोलों की संख्या है जो कि आपको ए रहा पता है यहाँ पे, ठीक है, और अपॉन में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो कि हमारा ए रहा, तो इसके बटा में बस यही कर दो, आपका जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो भैया यहाँ पे मैं लिख देना चाहूँगा मोलरता का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। मोलरता बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोलों की संख्या कितनी है, तो सॉल्यूट की जो मोलों की संख्या है वो भैया हमने फाइंड कर रखा है क्या, 0.05, यही थी ना हमारी वैल्यू आई थी मोलों की संख्या। ओके, अब भैया नीचे क्या चाहिए हमें, नीचे हमें चाहिए जो हमारा विलन है उसका आयतन चाहिए लीटर में,
तो उसका जो लीटर में आयतन आएगा वो हमने देखा था 0.2, क्योंकि 200 ml को जब आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब भाई ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, पॉइंट वाली चीज़ें हैं। अब इसको भैया कैलकुलेट कर लो, 0.25 आपका जो भी आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका करेक्ट हो जाने वाला है। देखो न्यूमेरिकल्स तो हैं लेकिन टफ वाले नहीं है, ठीक है, टफ वाले न्यूमेरिकल नहीं है। और आपके बोर्ड एग्जाम में मैं बता रहा हूँ क्लियरली, आपके बिहार बोर्ड का जो भी एग्जाम होता है उसके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते। बाय द वे एक से दो न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो जितने सारे भी चीज़ें होती है वो आपके थ्योरी पे ही बेस्ड रहती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन करे जाते हैं वो करे जाते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, ओके जी। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं मूव करना चाहूँगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुलनशील मोलों की जो संख्या होती है, मैंने आपको बोला था कि केजी में हम लोग किसे व्यक्त करते हैं जी, तो उसे हम व्यक्त करते हैं किस चीज़ को, मोल लता को, मोलालिटी को। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, मोलालिटी की वो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उसकी वो गुण है कि भैया ताप क्रम से ये बहुत अच्छी तरीके से स्वतंत्र होता है। ताप को तुम बढ़ाओगे घटाओगे, मोल लता पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा मोल लता, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप सभी के सामने। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि यहाँ पे भी एक छोटी सी न्यूमेरिकल है। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि इसको जो है ना वो आप करो, क्या करो, आप करो। मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा प्रॉपर, वही चीज़ है, मूल लता यहाँ पे फाइंड करनी है हमें। ठीक है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है 18 ग्राम हमारा क्या है, ग्लूकोज है, 18 ग्राम ग्लूकोज जो कि हमारा विलय के भांति काम कर रहा है, अब उसको 1000 घोलक में घोला जाता है। 1000 ग्राम घोलक में, जो 1000 ग्राम घोलक है, ठीक है, उसे पानी मान लो या फिर कोई और चीज़ मान लो, ये आपका विलायक है। विलायक का भार आपको पता है, विलय का भार आपको पता है। अब आपको फाइंड करना है कि उस घोल को क्या कहते हैं। देखो उस घोल को क्या कहते हैं, आपको कुल मिला के ओवरऑल आपको फाइंड करना है मोलालिटी, मोल लता। और भैया मोल लता का जो फॉर्मूला होता है, पहले नंबर क्वेश्चन में हमने मोल लता फाइंड करा था। ठीक है, मोल लता का क्या फॉर्मूला होता है कि भैया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यानी कि विलय की मोलों की संख्या। ठीक है, विलय की मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या आप निकाल लो। विलय के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, तो विलय का जो भार दिया हुआ है आपको 18 ग्राम, और इसका अनुभार को जब तुम बटा में कर दोगे, जो वैल्यू आएगा वो आपका विलय की मोलों की संख्या होगा। अब भैया ग्लूकोज का अनुभार आप पता कर लो, ग्लूकोज का अनुभार क्या होता है, या फिर निकाल लो, या फिर ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, तो आप ये सब चीज़ों को याद भी रख सकते हो। ठीक है, तो भैया क्या करो, यहाँ पे 18 ग्राम दिया हुआ है, ग्लूकोज की जो भी अनुभार होती है उसको बटा में कर लो, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी विलय की मोलों की संख्या, जिसे आप ऊपर रख देना और उसको डिवाइड कर देना मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो भैया यहाँ पे जो हमारा विलायक है, मतलब विलायक का जो मास होगा उसको केजी में आपको लिखना पड़ेगा बटा में। तो भैया 1000 ग्राम घोलक, दैट मीन्स कि हमारा विलायक ही तो है जो कि चीज़ों को घोल रहा है। इसे क्या करोगे तुम, बस नॉर्मल केजी में कन्वर्ट कर लो, कि ग्राम में है केजी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 1000 ग्राम दैट मीन्स कि 1 केजी। ओके, तो बटा में आपका 1 हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा, 1 केजी हो जाएगा। ठीक है, बटा में नीचे रख लो और जो भी चीज़ें हैं वो आप फाइंड कर लो। आंसर मोल लता है, तो भैया आंसर जो भी आएगा वो मोलल वाला ही आएगा। ठीक है, मोलल वाला ही आएगा। ये सब जितने सारे भी मोलर है ना, मोलर वाला आंसर नहीं आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक जो है वो आपका आंसर आएगा। प्लीज़ नीचे कमेंट करना मुझे कि भैया कौन सा आंसर आप सभी का आया और आप सभी ने फाइनल कैलकुलेशन करी या फिर नहीं करी। बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बोलते हैं अरे भैया छोड़ो यार, क्या कैलकुलेशन करना। देखो चीज़ों को जो है ना कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो एक प्रॉपर माइंडसेट होती है ना वो भाई डेवलप होती है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना वो बिल्ड होती है, समझ रहे हो। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए, करनी चाहिए और बिल्कुल ही करनी चाहिए। ठीक है, ओके जी। 7 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भैया 1 सेकेंड, व्हाट अ इशू, ओके कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आदर्श विलन का निम्न में कौन सा गुण है। देखो एक कुछ टाइम पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, ठीक है, जहाँ पे मैंने एक राउल्ट के नियम से संबंधित मैंने कोई जो है वो क्वेश्चन करा था आप सभी से। ठीक है, और आप सभी का अच्छा सा जवाब आया था कि भैया राउल्ट का नियम, मतलब कुछ क्वेश्चन है वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं वो क्या क्वेश्चन थी। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो राउल्ट का नियम था ना, ठीक है, एक राउल्ट का नियम, एक राउल्ट साहब आए और उन्होंने अपना नियम दिया। ठीक है, वो नियम था मूल प्रवाह से संबंधित। ओके, और मूल प्रवाह वाष्प ताप से संबंधित। ओके, तो जब इन्होंने नियम दिया तो इन्होंने क्या किया कि अपने नियम के आधार पे, नियम के बेसिस पे 2 नए नए विलयन बना दिए। अब भैया ये क्या बात हुआ, हाँ जी मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ आप सभी को। जो राउल्ट साहब थे वो भैया आए, उन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने नियम के बेस पे क्या किया भैया, 2 नए नए विलयन को बना के चले गए। वो 2 नए विलयन जो थे वो आपके आदर्श और अनादर्श विलयन थे। ठीक है,
राउल्ट के नियम के बेस पे दो विलन हमारे कौन कौन से थे, तो एक हमारा था भैया आदर्श विलन और एक हमारा था अनादर्श विलन। आदर्श विलन को इंग्लिश में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं और अनादर्श विलन को इंग्लिश में हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब भैया आइडियल सॉल्यूशन इन्होंने आदर्श उसको नाम दिया जो कि भैया राउल्ट के नियम को पालन करता हो। ठीक है, अब भैया मैं हूँ राउल्ट, मान लो मैंने एक अपना एक नियम प्रस्तुत किया, नियम अपना एक डेवलप करा मैंने। ठीक है, अब भैया आदर्श में किसे बोलूंगा, देखो नाम से ही पता चल रहा है आदर्श, अच्छा सा, संस्कारी सा, सीधा सा बच्चा। ठीक है, आदर्श, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से भैया मान लो अगर मैं राउल्ट हूँ तो भैया मैं आदर्श किसे बोलूँगा, जो मेरे नियमों को पालन करेगा। बिल्कुल, मैं बोलूँगा भाई तुम टाइम से खाना खा, वो खाएगा, मैं उसे बोलूँगा हाँ भाई तो आदर्श है। मैं बोलूँगा भाई बड़ों की सम्मान करो, छोटे से प्यार करो। ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें होती है मैं अच्छी संस्कार दूंगा, अच्छी ज्ञान दूंगा, अगर वो मेरी बात मानेगा। ठीक है, अगर मैं उसे बोलता हूँ भाई देखो गाली देना गलत बात है, ठीक है, अगर वो मेरी बात मानता है, वो बोलता है हाँ जी भैया बिल्कुल सही बोल लो, गाली देना गलत बात है, नहीं देना चाहिए किसी को ऐसे ही। ठीक है, तो भैया मैं बोलूँगा हाँ यार तू तो मेरी सारी बात मान रहा है, तो भाई तू क्या है, तू आदर्श विलन है। ठीक है, लेकिन एक अनादर्श विलन है भाई, मैं बोलता हूँ उसे भाई तू गाली मत दो किसी को यार, गाली देना गलत बात है। वो बोलता है आप जो बोलोगे वही होगा, मेरा मन मेरा मुँह, मैं जिसको चाहूँ उसको दूँ। ठीक है, तो भैया ए हुआ क्या, अनादर्श बच्चा का जो है ना वो आदत, इस तरीके से जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, राहुल साहब ने भी वही करा, उन्होंने अपना एक नियम प्रस्तुत करा। उन्होंने बोला कि भाई जो मेरे नियम को फॉलो करेगा, जो मेरे नियम का पालन करेगा उसे मैं आदर्श विलेन बोलूंगा, और जो मेरी नियम का पालन नहीं करेगा उसे भैया मैं अनादर्श विलेन बोलूंगा। राइट, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है कि आदर्श विलेन निम्न में से कौन सा गुण है, आदर्श विलेन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। तो अभी मैंने आपको बताया, तो मुझे नहीं लगता कि भैया इसका जो भी आंसर होगा वो मुझे बताने की जरूरत है। ठीक है, नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ कि जो आदर्श विलन वो होता है जो कि क्या करता है जी, राउल्ट के नियम को पालन करता है। और जिस तरीके से मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, जिस तरीके से एग्जांपल देके मैंने आपको बताने की कोशिश करी, तो मुझे नहीं लगता कि आप जीवन में इस चीज़ को कभी भी भूल पाओगे। ओके, तो आदर्श विलन का निम्नलिखित में कौन सा गुण है जी, तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 110% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर भैया की HCl दैट मीन्स की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं H2O दैट मीन्स की जल। ठीक है, अस्थिर क्वाथी एजियोट्रॉपी मतलब यूँ कह लो कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में, मिश्रण में क्या होगा। तो हमेशा याद रखना कि भैया जल और हाइड्रोक्लोरिक की एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में आपका क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, तो भैया याद रखना 20.2% आपका HCl होता है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भैया 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। ओके, चलो जी नेक्स्ट नंबर नहीं भाई 9 नंबर क्वेश्चन है कि वैसा घोल, घोल का मतलब विलन भाई, काफ़ी सारे बुक में आपकी घोल लिखा रहता है, काफ़ी सारे बुक में आपके वो लिखा रहता है विलन। ठीक है, तो घोल विलन एक ही चीज़ है, तो कंफ्यूज मत होना कि भैया घोल क्या हो गया विलन क्या होगा, भाई सेम ही चीज़ होता है। ठीक है भाई, ओके, मेरी बहन भी है ना, तो ठीक है बहन, ओके चलो बढ़ते हैं हम लोग। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जी, वैसा घोल, वैसा विलन जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करता है, बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के क्या हो रहा है, उबलता है, उसे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो भैया ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, चीज़ों को ध्यान में रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 10 नंबर के निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है। ठीक है, कौन आदर्श विलेन नहीं है, तो भैया बेंजीन और जो आपका टॉल्यून होगा वो आपका आदर्श घोल नहीं होगा। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बाकी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बिल्कुल इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बोल लो, इन जितने सारे भी हैं सबकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। ठीक है, लेकिन बेंजीन और टॉल्यून की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपस में बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो इसी वजह से ये एक आदर्श विलेन नहीं होंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, काफी टाइम से नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि भैया मैं अपने हर एक वीडियोस में, हर एक क्लासेस में आप सभी को मैं एज द होमवर्क के तौर पे मैं आप सभी को 1 या 2 क्वेश्चन मैं डेली प्रोवाइड करता हूं जब मैं क्लासेस लेता हूं तो। ठीक है, और अभी तक मैंने कोई भी प्रश्न आप सभी को एज अ होमवर्क के तौर पे नहीं दिया। हम लोग 11 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा मन कर रहा है कि मैं आप सभी को एज अ होमवर्क देना चाहूँगा। आई नो कि आप सभी के कमेंट्स नहीं आते, आप सभी देखते हो लेक्चर्स, आप सभी वीडियोस देखते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, लेकिन जो होमवर्क के जो राइट आंसर होते हैं, राइट आंसर या फिर गलत आंसर कुछ करती ही नहीं हो आप लोग ना भाई, क्या करो यार। ठीक है,
मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, आप ही के लिए बोल रहा, ठीक है। अगर मान लो इफ़ पॉसिबल मान लो इस चीज़ का आंसर आपको नहीं पता, ठीक है, गूगल करो, कहीं से भी करो, चैट जीपीटी कर लो भाई। एआई अभी के टाइम में इतना बहुत बड़ी डेवलप सॉफ्टवेयर है, टूल है, तो भाई उन सब का यूज़ कर लो, कहीं से इसका राइट आंसर पता कर लो, कमेंट कर लो यार आके, समझ रहे हो, ताकि एज अ फॉर्मेलिटी ही सही चीज़ों को तुम निभा तो पाओ, एज अ होमवर्क तुम चीज़ों को, टास्क जो आपको दिया जाता है उसे कंप्लीट करना सीखो, टास्क को लेना सीखो, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें किया करो, ठीक है, ये एक अच्छी आदत है। ओके, तो इसका जवाब आपसे मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, प्रॉपर गाइड करा राउल्ट के नियम के बारे में, उसके दोनों मतलब राउल्ट के नियम पे बेस जो भी चीज़ें होती है, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, इनके बारे में प्रॉपर मैंने आप सभी को बताया। तो इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट में बताओगे। ये 2 प्रश्न मैंने आप सभी को होमवर्क के तौर पर दे दिए और इन दोनों का जवाब आई होप कि आप सभी नीचे कमेंट में करोगे, ठीक है। मैं ऐसा चाहता हूँ भाई कमेंट भरा रहे यार, आप सभी जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उससे, समझ रहे हो कि हाँ भैया SW आपने दिया था, 11 का ए करेक्ट आंसर होगा, 12 का भैया ए करेक्ट आंसर होगा, लेकिन क्या करो भाई, ऐसा देखने को मिलता ही नहीं। आप सभी वीडियो देखते हो, 100 लोग देखते हैं, 200 लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन कमेंट कोई करता है ही नहीं, कमेंट कोई करता है ही नहीं। क्या भैया होमवर्क वाले पार्ट को स्किप कर देते हो क्या, या फिर मतलब क्या सीन है आप लोग का, ठीक है। प्लीज़ आप सभी कमेंट किया करो यार, ठीक है। ओके जी, अब मैं होमवर्क नहीं देने वाला, 2 क्वेश्चन मैंने आप सभी को ऐसा होमवर्क के तौर पे प्रोवाइड कर दिया। ओके, अब भैया 13 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समपरासरी विलयन में क्या समान होते हैं। समपरासरी विलयन को इंग्लिश में हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। अब भैया मैंने आपको बताया था कि समपरासरी विलयन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आप सभी को कि समपरासरी विलयन में भैया हमारा जो पराशरण दाब होता है वो समान होगा, बट बाई डिफॉल्ट पराशरणी दाब ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो भैया क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। दैट मीन्स कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। डी वाला ऑप्शन टिक कर लो आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 14 नंबर कि भैया जिनमें पराशरण दाब समान ताप पर हो, ठीक है, वो भैया समपरासरी कहलाते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि विद्युत अपघट्य का क्या उदाहरण होता है। देखो विद्युत अपघट्य को भैया इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट वैसे पदार्थ होते हैं जिनका अगर आप मोल्टेन अवस्था ले लो या फिर जलीय अवस्था ले, जलीय विलयन उनका ले लो, ठीक है, और अगर उनसे होकर अगर आप करंट का फ्लो कराते हो तो भैया करंट का प्रवाह होगा, करंट का फ्लो होगा। तो उस टाइप के जो पदार्थ होते हैं वो आपके कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि भैया विद्युत अपघट्य। तो क्या नमक आपका एक विद्युत अपघट्य होगा? बिल्कुल। NaCl जो आपका है वो एक क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ठीक है। उसका चाहो तो तुम मोल्टेन अवस्था ले लो, यानी कि पिघला हुआ अवस्था ले लो, या फिर जलीय अवस्था ले लो, ठीक है, उससे होकर धारा का प्रवाह होगा। ओके, तो वो आपका एक इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे तो ऑप्शन में चीनी नहीं होगा यार, ना यूरिया होगा ना बेंजीन होगा तो होगा सोडियम एसीटेट होगा, ठीक है। कौन सा होगा? सोडियम एसीटेट। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भैया मैं चाहता हूँ कि पेन के कलर को थोड़ा सा चेंज कर लो, ताकि जो है ना वो प्रॉपर तरीके से मजा भी आए चीज़ों को पढ़ने में और एक प्रॉपर अलाइनमेंट बना रहे हैं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। 17 नंबर के शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। देखो पीएच का क्या मतलब होता है यार, पीएच का क्या मतलब होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो पीएच स्केल आप सभी समझते हो, एक पीएच स्केल होता है। क्या होता है? पीएच स्केल होता है। यहाँ पे आपका मिड में होता है 7। क्या होता है? मिड में आपका होता है 7, इधर आपका रहता है 14, और यहाँ पे भैया 1 से स्टार्ट हुआ होता है। देखो अगर 7 से नीचे अगर पीएच मान कोई भी पदार्थ का है, कोई भी पदार्थ, कोई भी मतलब पदार्थ की तो तीनों अवस्थाएं हो सकती है, ठीक है। तो भैया क्या कह लो कि अगर 7 से अगर नीचे है पीएच मान कोई भी चीज़ का तो वो भैया अम्ल होता है। 7 से ज़्यादा है तो वो भैया आपका क्षार होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट कोई पदार्थ का अगर पीएच मान 7 है तो वो आपका उदासीन होता है, सॉल्ट होता है, नमक होता है, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। जो अम्ल होता है जिसका पीएच मान 1 से 7 के बीच में होता है, ठीक है, वो भैया अम्ल कहलाता है, एसिड कहलाता है। उसका जो टेस्ट होता है वो होता है खट्टा, राइट। इमली कह लो, सिरका कह लो, ये सब जितने सारी भी चीज़ें वो आपके अम्ल हैं, ठीक है। लेकिन 7 से 14 वाली जितनी सारी भी चीज़ें होती है 7 से 14 के बीच में, वो आपके क्षार कहलाते हैं। इनका जो टेस्ट होता है वो भैया क्या होता है? कड़वा होता है, ठीक है। और जो 7 नंबर पे होता है उनका कोई टेस्ट ही नहीं होता जी। समझ रहे हो चीज़ें? ओके जी, तो भैया मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आप सभी यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर ना,
तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, उन्होंने बताया करिए कि भैया फिजिक्स वाले भैया कैसी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे किस तरीके की क्लासेस आप सभी को दी जाती है, किस तरीके की क्लासेस, किस तरीके के हेल्पफुल कंटेंट आप सभी को दिए जाते हैं। ठीक है, तो बताओ दोस्तों के बारे में, और ये भी बताना कि भैया अभी फिलहाल के लिए रिसेंट के टाइम में ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन सीरीज है वो भैया स्टार्ट हो रखा है, तो प्लीज़ ज्वाइन करो। जितनी सारी भी रेगुलर वीडियोस आ रही है हमारी, सबको देखो, हर एक वीडियो चैप्टर वाइज आ रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं। और भैया अगर आप सभी का डिमांड आया, जितने सारे भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, प्लीज़ नीचे कमेंट करना, तो भैया मैं बायोलॉजी का भी वो स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बाकी मूव करते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब प्लीज़ कर लिया करो, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है ना, वो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी रैंडम सर्च करते हो, रैंडम आपको हमारी वीडियो दिख जाती है, वीडियो को देख लेते हो, चले जाते हो, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लिया करो। बिकॉज हमारी जो टीम है, हमारी जो कमेटी है भाई, इसे भी काफ़ी बड़ा करना है। अभी फिलहाल हम लोग 1700 के आसपास हैं। ठीक है, और इसे बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा बिल्ड करना है। ठीक है, और भैया बिहार का जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसे सही करना है। ओके जी, तो भैया ये भी परिवार हमारा जरूर 1 मिलियन तक पहुंचेगा यार, उससे बड़े बड़े सपने हमने देख रखे हैं और बिल्कुल पहुंचेगा। आई होप कि ये जो दिन है वो ज़रूर देखने को मिलेगी, बिकॉज मुझे अपने मेहनत पे भरोसा है। मैं जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहा हूँ आप सभी के लिए, जिस तरीके से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, पसीना मेरा जो पसीने पसीने में हो रखा है। ठीक है, अभी मैं छत पे बैठा हुआ हूँ इस दोपहर के टाइम में, समझ लो। और ये वीडियो आप सभी तक शायद 5 बजे पहुँचेगी, 7 बजे पहुँचेगी, आई डोंट नो। ठीक है, अभी मैं दोपहर में बैठा हुआ हूँ छत पे, करकट का छत है। अगर आपने मेरा यूट्यूब सेटअप देख रखा होगा शॉर्ट वीडियो को, तो आपको आइडिया होगा, हो जाएगी इस चीज़ की। ठीक है, तो टॉप में क्या है, मेरे करकट है, करकट आप सभी शायद जानते होगे। ठीक है, और नीचे इतनी धूप में मैं फ़ैन ऑन कर नहीं सकता, फ़ैन ऑन करूँगा तो माइक्रोफोन में उसकी जो नॉइस है वो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर वॉइस के लिए, प्रॉपर आप सभी को मैं प्रोफेशनल हर एक तरीके से कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है भाई, सहना पड़ता है, तपना पड़ता है। मेरे आगे पीछे भाई काफ़ी सारे मरकरी जले हुए हैं, ट्यूबलाइट डस्टबिन्स की। ठीक है, तो उनसे एक अलग गर्मी होती है, तो भाई नेक्स्ट लेवल की मेहनत चलती है आप सभी के लिए। ठीक है, और ये चीज़ें मैं दिखाना नहीं चाहता कभी। ठीक है, आप सभी को दिखाना नहीं चाहता, और ज़रूरत पड़ने पे मैं ज़रूर दिखाऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा कि हाँ भाई मेहनत क्या होती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं भीख नहीं मांग रहा कि हाँ भैया आप सब्सक्राइब करो, और मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं करूँगा। और मैं कंटेंट बनाता हूँ, देखिए मैं आप सभी के लिए कंटेंट बनाता हूँ, हमारी भी हेल्प हो जाती है। और एक चीज़ है कि भाई पढ़ाने के लिए तो पढ़ना पड़ता है, राइट। पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो हमारी भी चीज़ें रिकॉल हो जाती है, और आप सभी के लिए तो मेहनत करना ही करना है। ठीक है, और प्लीज़ आप सभी अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए। और काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, मतलब काफ़ी सारे ऐसे टीचर बोलो जो कि एज अ कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे काम करते हैं, जो दिन भर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मेरा वैसा वो इरादा नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आती है तभी करो। अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आती है, नीचे करो थैंक यू करो, वेरी नाइस लिखो, जो चीज़ आपको अच्छी तारीफ़ करनी है, जो चीज़ आपको मेरी अच्छी लगती है वो चीज़ आप तारीफ़ करो। लेकिन अगर आपको हमारी कंटेंट गंदी लगती है तो भैया प्लीज़ कमेंट में गाली मत दिया करो, सुधारने की बात बोला करो कि हाँ भैया आपकी वॉइस गंदी है, या फिर जो भी चीज़ है माइक से वॉइस क्लियर नहीं आ पाती आपकी, या फिर कंटेंट मुझे फेस वाली चाहिए, फेस कैम चाहिए, या फिर जिस तरीके की जो भी आपको सुधार चाहिए। ठीक है, वो चीज़ आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना। मैं जो भी आपकी वो डिमांड होगी वो ज़रूर मैं पूरी कोशिश जो भी है वो करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और मैं वैसे करता ही हूँ, आप सभी के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जितना ज़्यादा हो सके आप सभी को मैं बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, वो हर एक चीज़ करने की मैं कोशिश करता हूँ। और चलिए काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई। ठीक है, तो आप सभी प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, और काफ़ी अभी आगे जाना है, अपने बिहार को, अपने भारत देश को काफ़ी जगहों पे प्रमोट करना है, काफ़ी आगे लेके जाना है, काफ़ी कुछ करना है अपने इस राज्य के लिए, अपने भारत देश के लिए। और ठीक है, खासकर तो बिहार को अपना सुधारना है ही, जो हमारी टारगेट है, जो हमारी लक्ष्य है। बिल्कुल यार, एजुकेशन सिस्टम के तहत काफ़ी ज़्यादा सुधार सकते हैं। बाकी पॉलिटिक्स वगैरह की भी दिक्कत है हमारे यहाँ बिहार में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को सही कर सकते हैं। बाकी एक बार कभी ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे बिहार के ऊपर। ठीक है, जरूर चर्चा करेंगे मिलकर हम लोग। ठीक है, क्योंकि भाई अभी के टाइम में जितने सारे भी हम लोग नवयुवक है ना, हम भी लोग बिहार को सही कर सकते हैं, हम भी लोग बिहार को सुधार सकते हैं, समझ रहे हो। और हमारी अगर सोच गंदी हो जाएगी हमारे अपने राज्य को लेके, हमारे अपने देश को लेके, हम लोग पढ़ना नहीं चाहेंगे, पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। पढ़ने के अलावा काफ़ी सारे मैं देखता हूँ ऐसे लोग होते हैं जो कि पढ़ाई को छोड़कर यार, ये सब चीज़ों को समझने को छोड़कर भाई लगे हुए फ्री फायर, पबजी, या फिर तरह तरह की चीज़ों को करने में, खेलने में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बाबू, सोना, खाना खाया नहीं खाया, भाई ये सब जितने सारी भी चीज़ें हैं। ठीक है, करो, लिमिट में चीज़ें सही लगती है, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस करते हो तो भाई ये भी चीज़ें गंदी लगने लगती है, समझ रहे हो। तो भाई सही है, अपने बिहार के लिए काफ़ी कुछ करना है, काफ़ी कुछ सोचना है। ठीक है, और बिल्कुल कर सकते हैं अगर हम लोग आगे आते हैं तो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, एक हमारी टीम बहुत बड़ी होनी चाहिए, समझ रहे हो, एक टीम बहुत बड़ी होनी चाहिए, और साथ में मिलकर हम लोग निर्णय ले सके, कुछ कर सके आगे, लीगल एक्शन ले सके। ठीक है, काफ़ी सारे टास्क को हम लोग क्या कर सके, परफॉर्म कर सके अपने बिहार के लिए। तो भाई बिहार हमारा काफ़ी आगे जा सकता है, राइट। तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिहार के लिए हम लोग आगे काफ़ी कुछ करने वाले हैं। और अभी मैं कर भी नहीं पा रहा बिकॉज
क्या है, हमारे टीम पे काफ़ी जो मेंबर है ना वो कम है, लेकिन अगर सोचा जाए तो 1700 भी काफ़ी सारे मेंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी चाहिए कि बहुत बड़ा एक पहले फैमिली बिल्ड हो जाए, राइट। देन उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग चीज़ों को प्रॉपर वे में करते चलेंगे। साथ में हम लोग टास्क लेंगे एक बिहार के लिए, साथ में बिहार को सुधारने की कोशिश करेंगे। और भैया टास्क दिया जाएगा लोगों को, करिएगा आप सभी। और भैया ज़रूर मतलब बिहार के बारे में काफ़ी कुछ सोचना है, करना अभी तो फिलहाल, ठीक है। और जाती बातें नहीं इस वीडियो में, क्योंकि ये क्लासेस की वीडियोज़ है, ठीक है। आप सभी बोलोगे भैया ये सब क्या क्लास के बीच में आप ये बात लाने लगते हो, लेकिन भाई देखो हमारी हित की बातें हैं, हम बिहारी हैं, हमारा एक फर्ज बनता है एक भारतीय होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते, कि अपने राज्य के लिए, अपने भारत देश के लिए काफ़ी कुछ करना, ठीक है। बाकी ये सब के बारे में कभी डिटेल में अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई बिल्कुल मैं लाइव आके बात करूँगा आप सभी से, ठीक है। आपकी जो भी सजेशन होगा मैं लूँगा, अपना सजेशन दूंगा और क्या हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो माफ़ करना अगर आपको बुरा लगा हो इस चीज़ के लिए, मैंने इतना ज़्यादा टाइम आप सभी का ले लिया, ठीक है। बट जो भी चीज़ मैंने बोली वो हित में बोली आप सभी की, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 18 नंबर की, भैया इनमें कौन उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। देखो अगर ऑप्शन में चांदी रहता है तो बिल्कुल हम लोग चांदी टिक करते, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है भैया, विद्युत का और उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 20 नंबर की, भैया पराशरण दाब की जो इकाई होती है वो क्या होती है, ठीक है। परासरणी दाब की जो इकाई होती है वो हमेशा याद रखना भैया, ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ना कैलोरी होती है, ना सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है, वो होती है भैया एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वो वाला नहीं, ठीक है। ये आपका एटीएम होता है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि भैया अनुचुंबकीय यौगिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो साझा किस तरीके से करते हैं भैया, क्या साझा करते हैं, अयुग्मित होते हैं, युग्मित होते हैं, या फिर सभी। तो भैया मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अणुचुंबकीय यौगिक होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं अयुग्मित, राइट। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घोल का यानी कि विलन का जो परासरणी दाब का जो संबंध होता है वो क्या होता है। तो भैया पाई बराबर होता है CST, या फिर कहीं कहीं पाई बराबर CRT रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना आप सभी। तो भैया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन मुझे दिख रहा है, क्योंकि पाई C अपॉन में ST, ठीक है, क्योंकि जब C उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, CST हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भैया कौन अनुसंख्य गुणधर्म होता है। देखो कोई भी विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है भैया, क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या या फिर विलय के कणों की संख्या पे क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और कोई भी विलयन के जो अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ये भैया कितने टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मैं लिख देना चाहूंगा कौन कौन से होते हैं, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन करे जाते हैं इस चैप्टर से कि भैया तुम मुझे बताओ कि 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको बताने होंगे कि हाँ भैया इनमें से कौन सा विलन का अनुषंगी गुणधर्म है, ठीक है। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन होंगे कि हाँ भैया बताओ इसमें से कौन सा विलन का अनुषंगी गुणधर्म नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके करे जाते हैं। और क्वेश्चन मुझे एक दिख ही गया जो कि 23 नंबर क्वेश्चन में मुझे दिखा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा ये जो 4 प्रकार के अनुषंगी गुणधर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला जो आपका होता है वो आपका होता है भैया वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा आपका होता है जी क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन। थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है ऑन स्क्रीन पे केवल, ठीक है, नहीं तो रियल लाइफ में सही है भाई थोड़ी बहुत, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ काफ़ी अच्छा। ओके जी, 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है आप सभी के सामने क्या, हिमांक का अवनमन, ठीक है। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे फिंगर से लिखना पड़ता, अगर वही पेन टैप रहता ना तो चीज़ों को मैं प्रॉपर तरीके से लिख सकता था। ओके, और मैं कोशिश करता हूँ 2 से 3 दिनों में चीज़ें हो जाएगी प्रॉपर, फीस कैम वीडियो के साथ देखने को मिलेगी आप सभी को, ठीक है। ओके, हिमांक का अवनमन हो गया। उसके बाद क्या होता है जी, एक होता है आपका पराशरणी दाब, दैट मीन्स की ऑस्मोटिक प्रेशर, नी है, पी नहीं है, ठीक है, यानी कि पराशरपी दाब पढ़ लेना आप सभी, ठीक है। चलो अब सही लग रहा, पराशरणी दाब। तो ये 4 प्रकार के आपकी क्या होते हैं, विलन की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। अब कंपेयर कर लो और आप मुझे बताओ कि कौन सा आंसर जो है वो राइट होगा। कौन अनुसंज्ञक गुणधर्म है भैया, क्वथनांक। क्वथनांक का अगर उन्नयन होता तो मैं बिल्कुल मान सकता था कि हाँ भैया एक करेक्ट आंसर है, एक करेक्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है विलन का, बट क्वथनांक नहीं होगा। क्या वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब का अवनमन रहता है तो भैया सोच सकते थे, मान भी सकते थे, लेकिन नहीं, वाष्प दाब नहीं होगा। पराशरणी दाब, बिल्कुल हाँ जी, पराशरणी दाब। अब कहोगे भैया नी नहीं है वहाँ पे पराशरण, तो क्या होगा भाई उससे फर्क नहीं पड़ता यार, पराशरणी दाब, ठीक है। क्या हो जाएगा, पराशरणी दाब। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन अनुसंघ गुणधर्म नहीं है। मैंने आपको बोला ना इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन करे जाते हैं। तो पराशरणी दाब
है, क्वथनांक का उन्नयन है, लेकिन वाष्प दाब क्या है? अगर वाष्प दाब का अवनमन होता तो मैं मान सकता था कि हाँ भैया वाष्प दाब का अवनमन होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पराश्रेणी दाब, सॉरी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन नहीं है, तो आपका वाष्प दाब नहीं है, ठीक है। वाष्प दाब का अवनमन होता है, वाष्प दाब नहीं होता है। तो सी वाला आंसर आप सभी के सामने बिल्कुल ही 110% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन राशि ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही काफ़ी सारे क्वेश्चन में क्लियर कर रखा कि जो भैया मोल लता होता है उस पर भैया ताप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मोल लता आप सभी के सामने क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 26 नंबर की, भैया कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, ठीक है। जो आपका अर्धपारगम्य झिल्ली होता है एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इससे होकर केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स निकल पाते हैं। दैट मीन्स कि जो विलायक के अणु होते हैं वही निकल पाते हैं। तो ए वाला ऑप्शन, भाई तू 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 ऐसे क्यों कर रहा? तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि शुद्ध जल की जो मोल लता होती है, मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर, वो कितनी होती है? क्या 55.6 होती है, 50 होती है, 100 होती है या फिर 18 होती है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो शुद्ध जल की मोल लता होती है हमेशा याद रखना 55.6 होती है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यार, ठीक है। क्या नहीं हो जाएगा? ओके, अब भैया मुझे बताना इसके साथ यूनिट जोड़ना। देख लो एक बार, राशि कौन सी है? मोल लता है हमारा। अब इसके लिए यहाँ पे यूनिट जोड़ देना कि 55.6 क्या, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर क्या होगा, ठीक है। इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की, किसका हिमांक का अवनमन जो है वो अधिकतम होगा? काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन है। K2SO4 का होगा, NaCl का होगा, यूरिया का होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है वांट ऑफ फैक्टर पे। तो वांट ऑफ फैक्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है K2SO4 का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो NaCl यूरिया से ज़्यादा है, यहाँ पे K2SO4 का जो वांट ऑफ फैक्टर है वो जाता है। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। K2SO4 का जो हिमांक का अवनमन है वो भैया सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की, मोल लता को प्रतीत किया जाता है। भैया मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो मोल लता होता है उसे हम लोग इस चीज़ में केजी में, ठीक है, किलोग्राम में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो मोल प्रति किलोग्राम आपको जहां ऑप्शन में दिखे टिक कर दो, मोल लता के लिए करेक्ट हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि भैया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई होगी वो भैया क्या होगी? देखिए, प्रथम कोटि के लिए पूछ ले, द्वितीय कोटि के लिए पूछ ले या फिर तृतीय कोटि के लिए पूछ ले, मैं आपको एक ऐसा आज टेक्निक बताने वाला हूँ, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा व्यंजक या फिर योग एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ जिससे तुम इजिली फाइंड कर सकते हो। मैं नहीं देने वाला, ये ऑलरेडी चीज़ें है क्लियर वैसे, ठीक है। तो देखो, अभिक्रिया की जो वेग स्थिरांक, अगर मैं ऑर्डर को हटाता हूँ, यानी कि प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ये सब क्या है? सारे के सारे ऑर्डर ही तो है। तो भैया अगर ऑर्डर को मैं साइड करता हूँ थोड़ी देर के लिए और केवल अभिक्रिया की जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो आपका होता है भैया मोल 1 माइनस एन, ठीक है। उसके बाद आपका होता है लीटर 1 माइनस एन और आपका होता है सेकेंड इनवर्स। तो ए होती है अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो भैया ए होती है। अब भैया यहाँ पे जहां जहां आपको एन दिख रहा है, ठीक है, एन दिख रहा है, जो ऑर्डर रहेगा बस यहाँ पे पुट कर देना। जैसे मान लो प्रथम कोटि के लिए पूछा तो भैया एक एक पुट कर दो इनकी जगह, द्वितीय कोटि के लिए पूछा दो दो पुट कर दो, तृतीय कोटि के लिए पूछा तीन तीन पुट कर दो, राइट। तो क्वेश्चन में हमसे करा जा रहा है कि भैया प्रथम कोटि के लिए तुम मुझे बता दो कि प्रथम कोटि के लिए जो अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई होगी वो क्या होगी। दरअसल ये क्वेश्चन आपका विलन का नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स का है, बट बाई डिफॉल्ट चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ गई है, तो माफ़ी चाहूँगा मैं इसके लिए, बट कोई नहीं, चीज़ें जरूरी है, ठीक है। हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को। ओके, तो भैया क्या हो जाएगा? एन की जगह आपको क्या रखना है? जो भी कोटि दिया हुआ है वो। तो प्रथम कोटि के लिए हमें फाइंड करना है तो एन की जगह हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, ठीक है। तो वहां पे भैया क्या हो जाएगा? एक चीज देखो, मोल अगर यहाँ पे रखते हो 1, यहाँ पे भी 1 रखोगे तो मोल के पावर में हो जाएगा 1 माइनस 1। दैट मीन्स कि मोल का पावर 0, और कोई भी डिजिट कह लो या फिर कोई भी चीज़ का अगर पावर क्या हो, 0 हो, तो भैया उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1, राइट। क्या होती है? 1। इसका भी सेम वही कंडीशन है, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि ये भी आपका हो जाएगा 1। क्या बचेगा? सेकेंड इनवर्स बचेगा। तो भैया प्रथम कोटि के लिए जो आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का जो इकाई आ गया वो क्या आ गया? सेकेंड इनवर्स, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चीज़ों को आप सभी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 32 नंबर की, भैया कौन ताप पर निर्भर करता है? अब देखो, ताप से स्वतंत्र हमारा कौन होता है? ताप से स्वतंत्र हमारा मोलालिटी होता है, मोल लता होता है, ठीक है। लेकिन कौन ताप पे निर्भर करता है? तो भैया मोल लता, अब का मोलारिटी होता है, माफ कीजिएगा, ठीक है, मोल
अंश, द्रव्यमान, इस सभी क्या करते हैं, ताप पे निर्भर करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भैया आज के इस क्लास में 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि विलन चैप्टर थे, और जितने सारे भी भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ना, इस सारे के सारे अभी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है, सो आई होप आप सभी को आज का ये जो क्लास है वो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत रसायन, जिसे इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, तो भैया इसको हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी को आज का ये जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद एंड लव यू बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करो आप सभी, एंड मिलते हैं आप सभी से जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के बीच में हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली बिहार एंड भारत देश के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगा हो कि भैया क्लास को तो आपने बोर कर दिया या फिर फालतू के ज्ञान आप देने लगे क्लास के बीच में, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने जो भी बात बोली है वो अभी तक सही बोली है, जो भी चीज़ें मैंने बोली है, ठीक है, अपने बिहार के बारे में। ओके जी, तो अगर आपको बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी, आप माफ़ कर सकते हैं बिल्कुल। एंड मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और भैया इसे भी बहुत बड़ा क्या करना है, बिल्ड करना है, और काफ़ी कुछ करना है बिहार के लिए, भारत देश के लिए। बाकी मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।